नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर से जुड़ा हुआ मामला है। 100 से ज्यादा एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हजारों पोस्टर जब्त किए गए हैं। दीवारों से कई पोस्टर उतारे भी गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के नाम पर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। हजारों पोस्टर जब्त किए गए हैं और इसके अलावा दीवारों से कई पोस्टर उतारे भी गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर लगाए गए थे। इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हजारों पोस्टर जब्त किए गए हैं और दीवारों पर जो पोस्टर लगे हुए थे, कई पोस्टरों को दीवारों से उतार भी दिया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हजारों पोस्टर इस तरह के जब्त किए गए हैं। ये जो पोस्टर आपको दीवार पे दिख रहे हैं, इसी तरह के हजारों पोस्टर जब्त किए गए हैं। दीवारों से कई पोस्टर उतारे भी जा चुके हैं। तो कई तरह के पीएम मोदी के बारे में स्लोगन्स और नारे इस पर लिखे हुए थे, जिसे लेकर अब एक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन आया है, प्रशासन आया है। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर आनंद, बहुत बड़ा मामला है और इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 100 लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में पता चला है? प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा तकरीबन 100 एफआईआर किए गए हैं। 100 एफआईआर जो है उसमें कई तकरीबन 40 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जिसमें कि विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं। विवादित पोस्टर्स जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का दुरुपयोग किया गया है। तो कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से विवादित पोस्टर्स लगाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए 40 से ज्यादा ऐसे मामले रजिस्टर किए गए हैं और इसके साथ साथ कुछ अन्य ऐसे ही विवादित जो पोस्टर्स लगाना और अन्य जो ऐसे मामले हैं उसको लेकर जिस तरह से बकायदा एक कार्रवाई की गई है। तो तकरीबन जो एफआईआर का जो संख्या है वो तकरीबन 100 से ज्यादा पहुंच चुका है और जिस तरह से बकायदा दिल्ली पुलिस के द्वारा अलग अलग जिलों में इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है और इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि जो जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उस पे दर्ज जो एफआईआर धाराएं हैं वो बेलेबल ऑफेंस के तहत वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, उसी के तहत बकायदा थाने से ही उनको बेल मिल गया। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिन जिन लोगों का नाम सामने आया और जिसकी भूमिका सामने आई उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और इस मामले में एक ऐसा वैन भी जब्त किया गया है जिस वैन में तकरीबन या हजारों की संख्या में वो सब पोस्टर्स रखे हुए थे। तो उसके कैब के जो ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया गया और इस मामले में जब दिल्ली पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि तकरीबन 50,000 से ज्यादा ऐसे विवादित पोस्टर्स को राजधानी दिल्ली में लगाने का एक योजना जो है वो बनाई गई थी और ऐसी साजिश रची गई थी। तो इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, किस तरह से राजधानी दिल्ली में इस तरह से विवादित पोस्टर्स को लगाने का काम किया जा रहा था, तो कहीं न कहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और जल्द ही इस मामले पर आगे संज्ञान लिया जा सकता है। बिल्कुल शंकर, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए, इन पोस्टरों में जिस तरह के स्लोगन और नारे लिखे हुए हैं, इससे मंशा तो बिल्कुल एक तरह से साफ हो गई कि इन पोस्टर के पीछे मंशा क्या है। लेकिन क्या जिन लोगों को पकड़ा गया है सिर्फ ये एक तरह से मोहरे हैं और इसके पीछे कोई बड़ी ताकतें भी हो सकते हैं, कुछ दूसरे लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं? वाकई में आपका सवाल जो है एकदम जायज है, एकदम उचित है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा इस मामले की अगर साजिश की अगर बात करें तो षड्यंत्र रचने में कई ऐसे बड़े नेताओं का नाम सामने आ रहा है जिसको तलाशा जा रहा है। हालांकि देखिए, पोस्टर्स में कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है, लेकिन जब कोई पोस्टर लगाया जाता है
ये चिपकाया जाता है कहीं किसी दीवार पर, तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी लिखना उसमें एक अनिवार्य है, लेकिन कहीं पे भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। लेकिन जब कैब ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो इसमें पता चला है कि कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा वो पोस्टर्स को भिजवाया गया था। तो वो जो राजनेता कौन है और किस तरह से बकायदा उसकी भूमिका रही है, इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो पोस्टर्स अभी जो दिखाए गए हैं, अभी जो बकायदा स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे ही पोस्टर्स में बकायदा प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित जो बयान उसमें लिखे गए हैं, लेकिन और भी कई ऐसे पोस्टर तैयार किए गए थे जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उससे संबंधित बकायदा पोस्टर्स तैयार किए गए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से विवादित पोस्टर्स तैयार किए गए थे और राजधानी दिल्ली के अंदर में तकरीबन 50,000 पोस्टर्स को चिपकाने का एक षड्यंत्र रचा गया था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ चुका है। और इस मामले में बिल्कुल शंकर, क्या लग रहा है कि जो लोग इसमें गिरफ्तार किए गए और जैसे जैसे ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, इसमें हो सकता है कुछ चौंकाने वाले नाम भी निकल कर आए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। जो मुल्क की राजधानी है, जहां पर पीएम का हमेशा उठना बैठना है, वहीं पर इस तरह की इतनी बड़ी साजिश की गई है और इतने ये षड्यंत्र से जुड़ा हुआ पूरा मामला सामने आया है। देखिए, अभी जो सत्र चल रहा है, अभी संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम जो देश के जो सांसद हैं बकायदा वो यहाँ पे आए हुए हैं और काफी जो एक राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। G20 को लेकर जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में होना है, तो उसको लेकर भी अभी जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, तो यहाँ पर काफी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री से संबंधित कोई विवादित पोस्टर लगाना वो कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और इस मामले पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके इशारे पर इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे और पोस्टर लगाने की मंशा क्या थी। इसके साथ ही कई अन्य जो पोस्टर तैयार हो रहे थे, वो पोस्टर जो हैं वो कहां पे प्रिंट हो रहे थे और किस तरह के उसमें फोटोग्राफ्स या तो बिल्कुल जो लोग पकड़े गए हैं इनसे जांच पड़ताल में तमाम चीजें हो सकता है निकल कर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है। सतर्क बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की है। 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई है। रामगढ़ सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का यह सर्च ऑपरेशन है। बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश एक बार फिर से नाकाम हुई है और बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की है। बताया जाता है कि 15 से 20 राउंड फायर किए गए हैं। रामगढ़ सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान ये पूरा मामला एक तरह से सामने आया है और पूरे इलाके को इसके चलते सील कर दिया गया। और इसी पर हमारे सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ सांबा से जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर मिल पा रही? क्योंकि लगातार इससे पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकतें होती रही हैं। क्या ये जो हरकत है क्या कुछ साजिश थी और कितनी बड़ी ये हरकत थी जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम बनाया है? बिल्कुल, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश थी, ड्रोन वाली साजिश थी, जिस ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ करने से खदेड़ा है और उसके ऊपर 20 से 25 राउंड जो है वो फायर किए हैं। ये मामला बीती रात का है। रात की अगर हम बात करें 2:30 और 3 बजे की, तब बीएसएफ के जो अलर्ट जवान थे, जो बॉर्डर आउटपोस्ट बाबा चंबलियाल जो सांबा सेक्टर रामगढ़ सब सेक्टर में है, वहां पे तैनात थे। तो पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जो कि उसको जैसे ही बीएसएफ अलर्ट जवानों ड्रोन को देखा तो और उसकी लाइट जो है वो दिख रही थी, ब्लिंक कर रही थी, उसके ऊपर छोटे हथियारों से श्याम सुंदर, आपके पीछे कुछ सिक्योरिटी जो जवान है वो भी वहां पर मौजूद हैं, तो लगातार क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है? अपने पीछे की तस्वीरें भी अगर हमारे दर्शकों को आप दिखा सके तो जरूर दिखाएं।
जरूर जरूर, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर पुलिस बल के वो जवान है जो सुबह से ही लगातार, अगर हम बात करें सुबह 5:30 की बात करें तो तब से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जम्मू पुलिस की तरफ से यहाँ एसओजी की टीमें तैनात की हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें बॉर्डर का इलाका जो फेंसिंग के तारबंदी के पास है, वहां पर भी बीएसएफ की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च किया जा रहा है और चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। अगर इस इलाके की रामगढ़ सेक्टर की बात करें तो पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा बलों में एक छावनी की तरह तब्दील हो चुका है, और यहाँ पर हर एक जो आने जाने वाला है उसकी तलाशी ली जा रही है। और खासकर हम बात करें इस इलाके की, तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस मामले पर। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी श्याम सुंदर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरी वारदात के बाद अब पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपके पास आएंगे और इस खबर पर और अपडेट लेंगे। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू में डीपीएपी का अभियान शुरू हुआ है। आज से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। गुलाम नबी आजाद इसकी शुरुआत करेंगे। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो डीपीएपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। गुलाम नबी आजाद जो पार्टी के चीफ हैं वो पार्टी इसकी शुरुआत करेंगे और पार्टी के सभी बड़े नेता, पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, लगातार हमने देखा है कि जब से डीपीएपी ये नई पार्टी बनी है गुलाम नबी आजाद के अंडर में, जब से ही पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और लगातार अपने आप को बढ़ाने की और कार्यकर्ताओं को बढ़ाने की और लोगों को, जनता को पार्टी से जोड़ने की कोशिश चल रही है। और आज जो ये सदस्यता अभियान शुरू की जा रही है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। नवरात्रा का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पे जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस पार्टी है, आजाद पार्टी है डीपीएपी, उसने ये फैसला किया है कि आज से वो जम्मू कश्मीर में जो अपनी पार्टी है उसके लिए सदस्यता अभियान जो है वो शुरू करेगी। और इस सदस्यता अभियान की शुरुआत गुलाम नबी आजाद खुद करेंगे। जो चेयरमैन है वो अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस यहाँ गांधीनगर में वहां तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो इस मेंबरशिप ड्राइव को लॉन्च करेंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को बुलाया गया है। किन किन लोगों को बुलाया गया है, क्या रहेगा एजेंडा, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जो डीपीएपी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद आरएस चिब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। इन्हीं से जानेंगे। चिब साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या है ये लॉन्चिंग जो मेंबरशिप ड्राइव, कब ये प्रोग्राम होगा, कितने लोगों को इसमें बुलाया गया है और क्या लगता है इससे कितना मजबूत होगा? देखिए, आपको पता है कि हमारी पार्टी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी नई पार्टी है। अभी 6 महीने पहले इसका गठन हुआ। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, वो इसके चेयरमैन हैं। और जो मेंबरशिप ड्राइव का मकसद है कि हम उन लोगों को जोड़ें जो हमारी नीतियां, जो हमारा एजेंडा है, उनके साथ इनको सहमति हो, ताकि वो हमारे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मिलकर के लोगों तक जाएं और हमारे एजेंडा को लोगों तक पहुंचाएं। और आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी जो है, जब एक अच्छे लोग हमारे मेंबर बनेंगे, ज्यादा संख्या में मेंबर बनेंगे, तो नेचुरली हमारी पार्टी जहां जहां भी इलेक्शन लड़ेगी वो विजयी होगी। ये 2 हिस्सों में इस मेंबरशिप को हमने लॉन्च किया है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले आजाद साहब ने अनंतनाग से इस मेंबरशिप को लॉन्च किया कश्मीर डिवीजन के लिए। तो वहां जो हमारा कश्मीर डिवीजन है, कश्मीर डिवीजन के वहां लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट सतह के जो हमारे प्रेसिडेंट्स थे, जो जोनल सतह के जो लोग थे और नीचे के सतह का, उनको बुलाया गया और मेंबरशिप को लॉन्च किया गया। आज जम्मू में हमने जो हमारा जम्मू प्रोविंस है, इसके 3 जोन हैं। जम्मू सेंट्रल जोन है, पीर पंजाल जोन है, चिनाब जोन है। तो आज नवरात्रा, पहला नवरात्रा है, बड़ा शुभ दिन है। और साथ साथ आपने देखा होगा कल 23 को रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है। और इसमें
अभी तीनों जो हमारे जोन हैं, चनाब वैली, पीर पंजाल और जम्मू सेंट्रल जोन जो है, वहां से हमने अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल हमने लोगों को बुलाया है। इसमें हमारी स्टेट लेवल कमेटी के मेंबर्स भी होंगे, जोनल कमेटी के मेंबर्स भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के मेंबर्स भी होंगे, और उनको हिदायत होगी जब मेंबरशिप लॉन्च होगी, जो मेंबरशिप की एक कॉपी है जिसमें 25 लोगों को मेंबर बन सकते हैं, और 20 रुपए की मेंबरशिप है। एक जो नॉर्मल प्राइमरी मेंबर बनेगा वो 20 रुपए का होगा, और जो शख्स 25 लोगों को मेंबर बनाएगा वो एक्टिव मेंबर बनेगा, उसको 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये मेंबरशिप जो है हम इसको डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत लेवल तक ले जाना चाहते हैं। आइडिया ये है कि हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, मिसाल के तौर पर सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के नौजवानों को नौकरियां हैं, सर्विसेज हैं, वो यहाँ के लोगों को मिले। तीसरा, हमारी जमीन जो है वो बाहर के लोग इसको ना खरीदें। और चौथा, हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, और करप्शन के अगेंस्ट हम फाइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने मुद्दे हमारे पिछले दिन में हमारे सामने आए हैं, हमने हर मुद्दे के अगेंस्ट हमने स्टैंड लिया है। आजाद साहब ने पर्सनली स्टैंड लिया है। जब स्टेट लैंड और रोशनी लैंड को इविक्शन की ऑर्डर्स आए, लोगों के घर गिराए जाने लगे, तो तब आजाद साहब ने स्टैंड लिया। हमने जब प्रॉपर्टी टैक्स लगाया सरकार ने, हमने उसके खिलाफ स्टैंड लिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक ऐसी एजेंसी को हायर किया, एपटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो नौजवानों ने आवाज उठाई कि ये कंपनी जो है इस पर हमें भरोसा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी हमने स्टैंड लिया। तो मेंबरशिप को लॉन्च करने का मकसद ये है कि हमारी नीतियों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, पंचायत लेवल तक, गांव तक जुड़ें, ताकि हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो है वो मजबूत हो, और मजबूत होकर के जब आने वाले चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा हमारे एमएलए बने, हमारी सरकार बने, ताकि जो हमारी इस यूनियन टेरिटरी में, मैं कहूंगा हमारी रियासत को जो जैसे बांटा गया, लद्दाख को यूटी बना दिया गया, और इतनी बड़ी एक सरताज रियासत को यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को, तो हमारा अल्टीमेट एम जो है कि हमारी सरकार आए, और हम चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा हमें स्टेटहुड मिले, हमारी पूरी फुल फ्लेज रियासत मिले, और लोगों की जो पिछले 4 साल से समस्याएं बढ़ी हैं, जो लोगों को नुकसान हुआ है इन 4 वर्षों में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज आपको है, और वो चैलेंज है कि आपको बीजेपी की बी टीम समझा जाता है। आपको पीडीपी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ये कह रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है, ये जो नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। आपको कहा जाता है कि आप बी टीम है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कह सकती है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद बीजेपी का हिस्सा रही। आपको याद होगा, पीडीपी ने खुद पावर को इस रियासत जम्मू कश्मीर में शेयर किया बीजेपी के साथ। तो हम तो यहां तक आजाद साहब की पार्टी है, ये तो एक नई पार्टी है, और आजाद साहब की नीतियां देखिए, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में जो वर्ड आजाद तो बिल्कुल समीर, एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी और एक अच्छा मौका है नवरात्रा का, और इस मौके पर डीपीएपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका भी, और आरएस चिप साहब का भी बातचीत न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात नवरात्रा की करेंगे, जिसकी आज से शुरुआत हुई है। घर और मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है, और सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हुआ है। पूरे देश की तरह ही जम्मू में मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर को भी फूलों से सजाया गया है, और दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज से नवरात्रा की शुरुआत हुई है। घर और मंदिरों में कलश की स्थापना की गई है। सुबह मंगला आरती के साथ ही मां का दर्शन शुरू हुआ है, और देश भर में आज नवरात्रा की शुरुआत हुई, और काफी
उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा विचित्र हमारे सहयोगी हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजेंद्र भी हिमाचल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले करण हमारे साथ रियासी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं। मैं सबसे पहले विचित्र आपके पास आना चाहूंगा। विचित्र, आज का दिन बहुत शुभ एक तरह से है, नवरात्रा की शुरुआत हुई है। श्रद्धालुओं में किस तरह का उल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है? अब वो निश्चित तौर पर इस दिन का इंतजार जो है वो श्रद्धालु भक्तों में, जो देवी मां के श्री चरणों में आस्था रखते हैं, उनके लिए जो है बहुत दिनों से रहता है। और आज हम देख पा रहे हैं जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालु भक्तों की भीड़, आस्था का सैलाब जो है वो मंदिर परिसर में उमड़ता जा रहा है। शुरुआत में यहाँ के पुजारी से कहना चाहूंगा कि इंतजाम क्या है, क्या तैयारियां हैं। सदन शर्मा हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। पंडित जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर आपकी ओर से की गई, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है और अगले 9 दिनों तक तो इसी तरह से रौनक मेला यहाँ लगा रहेगा। सबसे पहले नूतन वर्ष की आप सभी को, पूरे चैनल वालों को, पूरे समाज को, पूरे देश को, हमारी पुजारी तरफ से, पुजारी सभा की तरफ से नूतन वर्ष आपके लिए सब मंगलमय रहे, कृपा बनाए रखे भगवती रानी। अभी तो रश कम है, रश बढ़ेगा। इंतज़ाम पूरे होते हैं हमारे पास, पुलिस का बल, होमगार्ड्स, ये सब व्यवस्था होती है। और निकालने का, बैठाने का, पीछे लंगर का, खाने का, आरती में सब व्यवस्था सुचारू रूप से वर्षों से चली आ रही है, सही तरीके से होती है। कपाट कितने बजे खुलते हैं और आरती जो है वो कितने बजे होती है पंडित जी? अभी 4 बजे सुबह नवरात्रि से होते हैं, सुबह 4 बजे कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने के बाद पहले मंगला आरती होगी, मंगला आरती के बाद बड़ी आरती होगी, उसके बाद दर्शनों के लिए लोग, सारे लोगों के लिए खुला होता है। दोपहर को बंद होता है, तो थोड़ी के लिए कोई भोग के लिए होता है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जो है खुल जाता है। उसके बाद फिर खुल जाएगा। शाम को आरती होगी, वो खुले में होती है। बड़ी आरती के बाद फिर शयन आरती होगी, शयन आरती के बाद फिर लास्ट में 10 बजे कपाट लगभग बंद हो जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त, अगर मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाइए, इतनी भीड़, इतना सैलाब आस्था का उमड़ा हुआ है। सुबह के वक्त हम लोग मौजूद थे, उस वक्त भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अभी भी देखिए बच्चों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों तक यहाँ पर पहुंचे हुए। जनाब, कहाँ से आए हैं आप? हम गोरखपुर, यूपी गोरखपुर से। यूपी गोरखपुर से? बहुत दूर से आए हैं? बहुत दूर से। कब चले थे जनाब? चले 13 तारीख को। 13 तारीख को। किस तरह की आस्था आपकी माँ के श्री चरणों में है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या कामना करेंगे यहाँ पे आप? बहुत बहुत कामना करेंगे। अच्छा, बहुत कामनाएं हैं। जी जनाब, कहाँ से? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी से आए हैं। क्या शुभ नाम है अपना? वीरेंद्र। अच्छा, वीरेंद्र जी, परिवार समेत आए हैं? नहीं, अकेले ही आए हैं? तो इससे पहले भी कभी आए थे? हाँ, आया हूँ, कई बार आया हूँ। अच्छा, कई बार आया है। किस तरह की आस्था है माँ के श्री चरणों में आपकी? वो तो माँ ही जाने, अब तो बस। अच्छा, आप आते ही जाते हैं, दर्शन करना है। देखिए, अब वो हम समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ देखिए भीड़, एक एक से मैं बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बहन भी बच्चे लेकर आई, छोटे से बच्चे। बहन, कहाँ से आई हैं आप? दाऊदी से। अच्छा, देखिए कहना नहीं चाह रही है। भैया जी, कहाँ से? मथुरा से। मथुरा से आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। किस तरह की आस्था है, क्या कामना करती है माँ से? बस जो माँ कर दे, श्रद्धा है। अच्छा, श्रद्धा से आए हैं, परिवार समेत आए होंगे? जी। अच्छा, आप भी दिल्ली से ही आए हैं? दर्शन करने के लिए आए। बिल्कुल विचित्र। यहाँ से देखिए खूबसूरत सजाया गया है, भव्य दरबार है। अबू मैं बताऊं आपको कि जी विचित्र जिस तरह से देख पा रहे हैं, आप श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु जो है आज यहाँ पर जुड़े हैं। क्या कोई परंपरा है कि नवरात्र का जो पहला दिन होता है, इसकी शुरुआत होती है तो जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या इस तरह की कोई परंपरा है? तो बिल्कुल जिस तरह से देवी माँ के दरबार में पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, ठीक वैसी ही पूजा यहाँ पर होती है। अनुष्ठान यहाँ पर विशेष तौर पर किया जाता है। सप्तचंडी का पाठ यहाँ पर किया जाता है। सुबह से ही स्थानीय जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं अबू, उनकी ओर से पहले शुरुआत यहाँ पर की जाती है। हवन यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है और विधिवत तरीके से फिर यहाँ का जो आगामी जो कार्यक्रम होता है वो शुरू होता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ है, वेदव्यास जी। पंडित जी, किस तरह के इंतजाम रहते हैं? हम देखते हैं कि हर बार आपकी ओर से कुछ न कुछ यहाँ पर इस दरबार में जो है वो किया जाता है। क्या तैयारियां हैं इस मंदिर में इस वक्त? सर्वप्रथम तो मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को, सभी को आज के सुबह सुबह के शुरुआत पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये मंदिर के कुलदेवी है उत्तर प्रदेश के लोगों की, वो उनकी बड़ी मान्यता होती है, जिसकी मान्यता को पूरा करने के लिए वो 1 साल से इंतजार कर रहे होते हैं। और आज पहला नवरात्रा है,
इससे ही शुरुआत देखो कितनी भीड़ से है। और लोग कई जो है इन नवरात्रों में मुंडन भी करते हैं वहाँ पे आके, जिनकी कुलदेवी है, और पूरी श्रद्धा के साथ आके अपने नतमस्तक होते हैं माँ के। नतमस्तक होते हैं। मैं यहाँ अब हमारे दर्शकों को एक बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। इस मंदिर की खूबसूरती क्या है? इस मंदिर की खूबसूरती यह है कि इसको त्रिवेणी का संगम भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ से तस्वीर दिखा नहीं पाएंगे, अगर हम लोग यहाँ की तस्वीरें दिखाते तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मस्जिद का गुंबद के दर्शन होते हैं। उसके बाद हमें फिर जो सिख धर्मों में जो जिस तरह से गुरुद्वारा रहता है, उसके यहाँ पर इसका गुंबद बीच में रहता है, और जो सबसे आखिर में जो है वो मंदिर के दर्शन हमें यहाँ पर होते हैं, यानी त्रिवेणी का संगम यहाँ पर कहा जाता है। तो इस त्रिवेणी के संगम में न केवल हिंदू धर्म के लोग इसमें आस्था रखते हैं, बल्कि सिख धर्म के और हमारे मुस्लिम भाई, खासतौर पर कश्मीर तक की के जो हमारे मुस्लिम भाई है, वो भी अपनी आस्था लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी यूनिक और अनूठी एक परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो हमारे भाई कश्मीर से यहाँ पर जो है पहुंचे हुए होंगे। हालांकि हमारे अभी इतनी भीड़ में कुछ लोगों से इस तरह से मुलाकात कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम लोग अमूमन यहाँ पर आते रहते हैं, बिल्कुल, तो बड़ी तादाद में विचित्र जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये तादाद कितनी बड़ी है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से विचित्र बता रहे हैं कि देश भर के श्रद्धालु और खासतौर से यूपी के जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में आज पहुंच रहे हैं। मैं विचित्र आपके पास दोबारा से आऊंगा। राजेंद्र शिमला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, शिमला और उसके आसपास किस तरह का माहौल है, किस तरह से आस्था देखने को मिल रही है, और कितनी बड़ी तादाद में मंदिरों में खासतौर से श्रद्धालुओं की जो तादाद है, इसे किस तरह से देखा जाए? अबू, मैं इस वक्त शिमला में बीसीएस में हूँ, और ठीक मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, तारा देवी का मंदिर है, और दुल्हन की तरह मंदिर सजाए गए हैं। कल रात से ही मंदिरों को सजाने की जो काम है वो शुरू हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से खासकर ट्रैफिक को लेकर भी लगातार प्रबंध जो है तो वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में पूरे शहर के मंदिरों को बांटा गया है। काफ़ी संख्या में मंदिर यहाँ हैं, और जो परंपरा यहाँ पर है वो यही है कि भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं, पूरे 9 दिन भंडारों का आयोजन किया जाता है, और यहाँ पर भी जो भंडारे की तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं, शुरू हो चुकी हैं। और सुबह से ही लोग मंदिरों में आ रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, और सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें देखी गई। धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन निकल रहा है, लोग अपने ऑफिस की तरफ, दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सुबह अच्छी खासी भीड़ मंदिरों में होती है, और पूरा दिन ये प्रक्रिया अब धीरे धीरे चली रहती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, मंदिरों के बाहर लगातार लाइनें जो है तो वो बढ़ती जाएगी। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर है, तारा देवी का मंदिर, और यहाँ पर जो यूनियन है वो कमेटी है, ये भंडारे का आयोजन करती है, और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है। दोपहर बाद ही यहाँ पर लोगों के लिए भंडारा शुरू हो जाता है, और प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, शीश नवाजते हैं, और वो सारी तैयारियाँ यहाँ पर नवरात्रों की शुरू हो गई हैं। कुछ देर पहले जब हमने मंदिर के पंडित से बात की, पुजारी से बात की, तो उनका कहना भी यही था कि अब धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी, और आज से जो शुरुआत नवरात्रों की हो रही है, लोग सुबह ही घरों से निकलकर पूजा अर्चना मंदिरों में करते हैं। जी अबू। बिल्कुल राजेंद्र, आपने बताया कि तारा देवी मंदिर का ये दृश्य जहां पर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं, और आज से भंडारा शुरू होगा, और 9 दिनों तक लगातार ये भंडारा श्रद्धालुओं के लिए चलता रहेगा, और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। सीधे हम रियासी का रुख करेंगे, जम्मू के रियासी का, जहां से हमारे सहयोगी करण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नवरात्रा का पहला दिन है और आस्था से जुड़ा हुआ यह दिन माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है श्रद्धालुओं के लिए? करण, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद करण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। विचित्र, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? तो हमारे सहयोगी विचित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोबारा से हम राजेंद्र के पास जाना चाहेंगे, जो इस वक्त शिमला के तारा देवी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विचित्र, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मंदिर में ही मौजूद हूं। जी।
विचित्र जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पूरे मंदिर को सजाया गया है और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या यही सिलसिला आज से 9 रोज तक लगातार जारी रहेगा? पूरे नवरात्रा में यही तस्वीर रहेगी? अबू निश्चित तौर पर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखेंगे कि होना क्या है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ती है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सुबह के वक्त थोड़ा सा सैलाब कम था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे सैलाब उमड़ता चला जा रहा है। मैं तस्वीरें ही साझा इस वक्त करना चाहूंगा। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहीं से जो है तस्वीरें साझा करें। एक पूरी खचाखच ये पूरा पंडाल जो है या कतारों के लिए जो यहाँ पर ये कतारें यहाँ पर लगाई गई हैं वो भरी हुई हैं और बाहर भी उतने ही ज्यादा लोग जो है वो बाहर मौजूद हैं। हमारे जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पर, हमारे जो भाई हैं, ये किस तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद कर रहे हैं उनसे चलिए विचित्र सिक्योरिटी पर भी हम बात करेंगे, पुलिस वालों से भी हम बात करेंगे, लेकिन सीधे जम्मू का रुख करेंगे। रियासी से हमारे सहयोगी करण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम इस समय धर्मनगरी कटरा के बिल्कुल प्रवेश द्वार में ही मौजूद हैं और यहीं से पहला पड़ाव शुरू होता है श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों को लेकर के। और चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और श्रद्धालुओं में हजूम किस प्रकार का है वो देख सकते हैं। माता रानी के जयघोष के साथ जो है वो दरबार की तरफ ये श्रद्धालु रवाना जरूर हो रहे हैं और रौनक अच्छी खासी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर तैयारियों की अगर बात करें तो खासी तैयारियां की गई हैं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से, क्योंकि नवरात्रों के दौरान जो है वो लाखों की तादाद में श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए भवन की ओर जो है वो जरूर रवाना होते हैं। और ये लंबी लंबी कतारें जो है वो चैत्र नवरात्रे के दौरान मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए भवन की तरफ रवाना जरूर हो रही है। जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों से भी जो है वो ये श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसके अलावा विदेशों से भी जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जिनकी आस्था मां वैष्णो देवी जी के प्रति बनी हुई है वो लगातार धर्मनगरी कटरा में पहुंच रहे हैं। और बीते कल से ही यहाँ पर भीड़ जो है वो इसी प्रकार से लगातार देखी जा रही है। भीड़ को फिलहाल कोई नुकसान ना हो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं खासे प्रबंध जरूर किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज जो है वो सतर्क हैं और इसके अलावा भवन में जो है वो खासे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बिल्कुल करण, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम तैयारियां की जाती हैं। देश भर के श्रद्धालु यहां पर जमा होते हैं। इस मौके पर तैयारियों की खासतौर से अगर बात करें तो जो श्रद्धालु देश के दूसरे राज्यों से यहां पर पहुंचते हैं, किस तरह की श्राइन बोर्ड की तरफ से उनके लिए रुकने के लिए और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो पूजा अर्चना में, किस तरह की तैयारियां की जाती हैं? बिल्कुल, ये नवरात्रों से ठीक कुछ दिन पहले श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जो है वो दुर्गा भवन जो कि भवन में तैयार किया गया है उसका जो है वो उद्घाटन किया था। यानी कि अब वहां पर नाइट स्टे या वहां पर स्टे करने के लिए भी जो है वो और वहां पर इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल स्पेशली अटका आरती में भी कुछ श्रद्धालु जो है वो इच्छुक जो होते हैं अटका आरती में जो है वो आधा पौना घंटा जो है बिताते हैं और उस आरती में शामिल होते हैं। इस प्रकार के जो बंदोबस्त है वो फिलहाल किए गए हैं और वहाँ पर कोई भगदड़ या भीड़ इकट्ठा ज्यादा ना हो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं RFID कार्ड्स की मदद ली जा रही है। RFID कार्ड जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड है जो कि सब कुछ बताता है, डिटेल्स बताता है उन श्रद्धालुओं की, क्योंकि हर एक श्रद्धालु के पास जो है वो RFID कार्ड जो है वो होना बेहद ही ज्यादा अनिवार्य है। जिसके पास अगर RFID कार्ड जिस श्रद्धालु के पास नहीं होगा उस श्रद्धालु को जो है वो आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, रोक दिया जाएगा बीच मझदार में और उसे जो है वो RFID कार्ड लेकर के ही भवन की तरफ रवाना होगा। यानी कि ये RFID कार्ड जो है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय जब भीड़ ज्यादा होती है। और फिलहाल अभी तक जो है वो आंकड़े की अगर बात करें तो 10,000 से सुबह से ही जो है वो 10,000 से अधिक श्रद्धालु जो है वो भवन की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये कतार लगातार टूटने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जय तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और कटरा से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी करण दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीधे हम शिमला का रुख करेंगे। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ तारादेवी मंदिर से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरे मंदिर को सजाया गया है और जो श्रद्धालु आना शुरू हुए उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। क्या जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जाएगी? राजेंद्र, हाँ बिल्कुल अबू, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की
हैं, धीरे धीरे जो संख्या है वो श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। और शिमला में अगर सिर्फ शिमला की बात करें तो जो सभी मंदिर हैं उन सभी में यही व्यवस्था रहती है। धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाएगा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भंडारों का आयोजन लगभग सभी मंदिरों में है। प्रशासन की तरफ से भी सहयोग किया जाता है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर को सही करने की बात हो। इसके अलावा कमेटियां जो सभी मंदिर है, चाहे वो तारा देवी मंदिर की बात हो, संकट मोचन मंदिर हो या फिर हनुमान मंदिर हो, तमाम जो मंदिर यहाँ पर हैं उन सब में कमेटियां गठित हैं और ये कमेटियां ही पूरा प्रबंध करती हैं। भंडारों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और नवरात्रों में हर बार जब नवरात्रे आते हैं तो फिर लगातार 9 दिन लोगों को भंडारा यहाँ पर दिया जाता है। और शुभ भी है क्योंकि हिंदू धर्म में ये परंपरा है, नवरात्रों को शुभ माना जाता है और देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। और उसी दृष्टि से उसी स्वरूप में किस दिन किस देवी की पूजा होती है उसी स्वरूप में जो पुजारी मंदिर के हैं वो उस प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं और जो तमाम पूजा व्यवस्था है वो भी उसी प्रकार से की जाती है। हर दिन नए तरीके से मंदिरों को सजाया जाता है और जो पूजा व्यवस्था है वो भी नए तरीके से होती है। तो ऐसे में नवरात्रों का ये जो त्योहार होता है इसमें रौनक पूरी तरह से रहती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि मंदिर के आसपास कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, सभी को भोजन उपलब्ध हो सके। और ये व्यवस्था यहाँ की कमेटी, यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो सब मिलजुल कर करते हैं। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं ये मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और कल दोबारा से सजावट होगी, नए तरीके से मंदिर को सजाया जाएगा। इसके अलावा फिर लगातार 9 दिन यही प्रक्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे जिस दिन हर दिन नए तरीके से पूजा पद्धति होती है और फिर नए तरीके से हर प्रतिदिन मंदिर को सजाया जाता है। अब धीरे धीरे क्योंकि ठंड का माहौल यहाँ पर है, ठंड का मौसम है, जैसे जैसे बिल्कुल जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की तादाद भी एक तरह से बढ़ेगी। और ये तस्वीर हम आपको तारा देवी मंदिर शिमला से दिखा रहे थे जहां पर हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र कांगड़ा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। विचित्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अबू बिल्कुल विचित्र, आप बात कर रहे थे कि देश भर के श्रद्धालु यहां पर इस मौके पर आते हैं और ऐसे में सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए जाते हैं एक बड़ा चैलेंज होता है सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए, जवानों के लिए। तो ऐसे में सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह किए जाते हैं, या जिस तरह से अभी राजेंद्र बता रहे थे कि तारा देवी मंदिर में भंडारे का इंतजाम किया जाता है ताकि जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, तो यहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए श्रद्धालुओं के लिए? निश्चित तौर पर देखिए अबू, हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ जो है इन नवरात्रों को लेकर जो है मंदिरों में पहले से ही मैराथन बैठकें करता है। बैठकों के बाद जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक की जाती है कि किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आती है, आस्था का सैलाब बहुत ज्यादा उमड़ता है। ऐसे में जो जितने भी लोग बाहर के दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए, उनके रहने खाने पीने का प्रबंध पूरी तरह से यहाँ पर किया जाता है। 3 टाइम यहाँ पर लंगर लगता है। इसके अलावा अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए जाते हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स का भी इंतजाम यहां पर किया जाता है। होमगार्ड की अलग टुकड़ियां जो है वो तैनात की जाती है। फिलहाल यहां अगर इस मंदिर परिसर की बात की जाए तो यहां पर जो है 20 से 25 जो होमगार्ड के जवान होंगे, पुलिस के कर्मी होंगे, वो यहां पर जो है वो तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी से पूरा का पूरा मंदिर जो है वो लैस किया गया है ताकि अगर किसी भी तरह की, चाहे वो किसी की पॉकेट मार ली जाती है या कोई छिटपुट घटना होती है तो तमाम वो घटनाक्रम जो है वो उन सीसीटीवी में कैद हो सके, यानी किसी भी तरह की कोई कोताही बरती नहीं जाती है। तो हर तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना होने पाए जो पूरी आस्था के साथ मंदिर में और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। करण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। करण, क्योंकि खास तौर से कटरा की जब बात करते हैं तो ट्रैफिक एक बड़ा मसला होता है इस मौके पर और श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने सुना था कि इसी मसले को लेकर एलजी साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था कि रोपवे यहां पर बनाया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु देश भर से आते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। तो आज जब देश भर के श्रद्धालु यहां पर जमा हो रहे हैं तो किस तरह के ट्रैफिक और सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल अबू, अगर रोपवे की अगर बात करें तो रोपवे जो है वो एक बेहद ही ज़्यादा लाभदायक जो है वो इस समय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस प्रकार से लगातार सालाना जो आमद देखी जाती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो एलजी सरकार की तरफ से जो है वो एक फैसला लिया गया था, एक ऐलान बड़ा किया गया था
कि यहाँ पर जो है वो रोपवे जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होगा। कहीं ना कहीं कटरा वासियों ने विरोध उसका जरूर किया, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो जरूर उस चीज़ की जो है वो इस समय ज़रूरत मानी जा रही, क्योंकि श्रद्धालु जो लगातार जो श्रद्धालु पैदल सफ़र तय नहीं कर सकते हैं, वो एक साथ जो है वो रोपवे में जो है सफ़र तय करके जो है वो अर्धकुंवारी भवन तक जो है वो आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी जो चैत्र नवरात्रों के दौरान सुरक्षा या अन्य व्यवस्थाएं हों, वो फिलहाल यहाँ पर सुचारू तरीके से चलाई जा रही है। श्रद्धालु जो है बेहद ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं और फिलहाल शिवसेना जो है वो यहाँ पर पहले दिन नवरात्र के दौरान जो है यहाँ पर जरूर पहुँचती है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे, जो श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से जो है वो यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? जय माता दी। दिल्ली से। जय माता दी। दिल्ली से आए हैं। आपको पहले नवरात्रे के दिन जो है वो माता के दर्शन करने का अवसर मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं को जो श्रद्धालु घर बैठ के आपको देख रहे हैं? बहुत खुशी है, उनको भी माता मनोकामना पूर्ण करे। बिल्कुल, तो बिल्कुल लगातार जो है वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए देश बिल्कुल देश भर से जो श्रद्धालु हैं वो कटरा पहुंच रहे हैं माता वैष्णो देवी के यहाँ और पूजा अर्चना के लिए, और बहुत सी इनकी कामनाएं हैं जो यहाँ पर जाके एक तरह से पूरी होंगी। तो देश के अलग अलग राज्यों और खासतौर से हिमाचल और जम्मू के मंदिरों में आज किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया करण आपका कटरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र हमारे साथ शिमला से तारा देवी मंदिर से जुड़े हुए थे और कांगड़ा से हमारे सहयोगी विचित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर और बातचीत करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।